नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। बच्चों, क्लास 10th का जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम 2024 वाले जितने भी आपके क्वेश्चन इंग्लिश में आए हुए हैं, लिटरेचर हो गया आपका, चाहे पोइट्री वाला चैप्टर हो गया, प्रोज हो गया या सप्लीमेंट्री, सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। और लास्ट क्लास मैंने लिया हुआ था और आज ये जो होगा ये 3rd लेक्चर है, उसी सीरीज का कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पैसेज वाला हो गया था, जिसमें पोएट्री के भी पैसेज के हमने क्वेश्चन नहीं, अभी पोएट्री वाला शायद बाकी है। प्रोज वाले चैप्टर के जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो देख लिया हुआ है, हमने कर भी लिया हुआ है। आज क्या करेंगे? आज का जो क्वेश्चन है आपके प्रोज वाला जो चैप्टर है, लेंचो वाला हो गया, नेल्सन मंडेला वाला हो गया, इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान एक चीज़ पे लाना चाहूँगी। एक्चुअली लास्ट क्लास में ना मैंने ध्यान नहीं दिया था और एक क्वेश्चन का जो स्पेलिंग है बेसिकली वो गड़बड़ हुआ था, तो वो उसको ठीक कर लीजिएगा। आपसे पूछा था कि कमांड मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मिस स्पेल्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें का क्वेश्चन है बच्चों। तो एक क्वेश्चन था कमांडर था एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में था कमर्शियल था, और एक ऑप्शन में था आपका कमांडेंट था, और एक और ऑप्शन था ये याद नहीं आ रहा, हाँ शायद से कॉमर्स या कुछ ऐसे ही था, ध्यान देख लीजिएगा एक बार। बट इसमें से ना मैंने कहा था आपको कि ये वाला ऑप्शन जो है कमांडर वाला ये सही है, बट ऑप्शन एक्चुअली कमांडेंट वाला ठीक है बच्चों। मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था। एक्चुअली कमांडेंट में लास्ट में ANT लगा देते हैं, कमांडेंट का स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, कमांडर की स्पेलिंग ठीक नहीं है बच्चों, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, कमांडेंट वाला सही है आपका। कमांडर में AR होता है तब जाके वो कमांडर होता है। ठीक है, ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट में ENT लगा था वहां पे, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? DANT हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर, कितने पैसेज के लिए लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में लेंचो की स्टोरी क्या है, लेटर टू गॉड वाला जो चैप्टर है बच्चों, वो स्टोरी क्या है, वो स्टोरी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब मैं दोबारा से वो स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूंगी बच्चों, टाइम जाता है थोड़ा सा, इसलिए बाकी क्वेश्चंस भी तब तक हम डिस्कस कर लेंगे। और आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ध्यान से केयरफुली स्टोरी को सुनिए। इंग्लिश हो या फिर आपका हिंदी लिटरेचर का जो चैप्टर होता है, इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप एक बार जो चैप्टर है उसकी कहानी को समझ लीजिए। जब आप एक बार कहानी को समझ लेंगे कि कितने किरदार हैं, क्या पात्र हैं आपके, क्या कहानियां बनी हुई हैं, क्या घटना हुई है, एक बार आपको ये पता चल जाएगा, आप आसानी से उसका आंसर बना ले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कोई भी मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ तो मैं पहले आपको स्टोरी बता देती हूँ कि ये स्टोरी क्या थी। तो स्टोरी में हुआ क्या था कि लेंचो का फसल तो खराब हो गया, तो लेंचो ने क्या सोचा कि भाई मेरी सिर्फ और सिर्फ कौन मदद कर सकता है? भगवान ही मेरी मदद कर सकता है। तो उसने क्या किया, उसने भगवान को पत्र लिखा और उसने कहा कि भगवान मुझे कितने पेसेस भेजो, 100 पेसेस भेज दो, 100 पेसेस मुझे भेज दो, ताकि अरे अच्छा इसमें ओके 100 पेसेस मुझे भेज दो, ताकि क्या हो सके, मैं पूरे साल का जो मेरे बच्चे हैं और खाने पीने का भी इंतजाम कर लूं, साथ ही साथ तब तक मेरा अगले साल तक मेरा फसल भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। तो लेंचो की कौन सी क्वालिटी, भाई पोस्ट मास्टर लेंचो से मिला तो नहीं था, पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो से मिला नहीं है, लेकिन पता कैसे चल रहा है कि भाई कैसे इंप्रेस किया उसने जो खत लिखा था उस खत में लेंचो की बहुत ज्यादा, मतलब एक अटूट जो आस्था होता है, जो विश्वास होता है लेंचो का, किसमें था? भगवान में था। यही क्वालिटी जो थी लेंचो की किसको इम्प्रेस कर गई? पोस्ट मास्टर को इम्प्रेस कर गई थी। तो क्या था कि हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो का अटूट विश्वास भगवान में, यही क्वालिटी पोस्ट मास्टर को क्या कर गई?
इम्प्रेस कर गया और उसने फिर क्या करा था, उसने लोग अपने कर्मचारियों से भी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके लिंचो को पैसे भेजे थे। बट उसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि पूरे पैसे नहीं थे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या आशा रखी थी, क्या उम्मीद रखी थी कि भाई इस साल मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, मेरी फसल इस बार अच्छी हो जाएगी, हम लोग अच्छे से पूरे साल अच्छे से खा पी सकेंगे, ऐसा वो उम्मीद कर रहा था। लेकिन एक हेल स्टॉर्म आता है, एक ओला पड़ता है और पूरी उसकी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। सो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड क्रॉप, लेंचो ने अच्छी फसल की उम्मीद रखी हुई थी। अकॉर्डिंग टू, ओके, अब ये लेंचो वाला आपका चैप्टर खत्म हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये आपके नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ऐसा होता है कई बार। ओके, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, तो मंडेला के हिसाब से किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण धन क्या होता है, तो जो उस राष्ट्र के लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स, जो उस राष्ट्र के लोग हैं वही क्या होंगे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण धन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम आते हैं, whom did मंडेला want to thank but could not, मंडेला, नेल्सन मंडेला किसको धन्यवाद करना चाहते थे पर वो कर नहीं पाए। तो आप भी धन्यवाद करते हो जब आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो आप अपने जो आपके पूर्वज रहे हैं, आप कह सकते हैं जो आपके स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो आप गीत के माध्यम से, अलग अलग जेस्चर के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से नेल्सन मंडेला भी अपने जो देशभक्त थे बच्चों, अफ्रीका के जो राष्ट्रभक्त थे, अफ्रीकन पैट्रियट्स, उनको धन्यवाद कहना चाहते थे। पर बहुत सारे लोगों ने अपने जान का बलिदान दिया हुआ था अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए, इस वजह से अब वो मौजूद तो नहीं है, तो वो धन्यवाद नहीं कर सकते थे, बट ऐसा वो करना चाहते थे। तो आंसर क्या होगा, अफ्रीकन पैट्रियट होगा। ओके, सो नेल्सन मंडेला वांटेड टू थैंक टू द अफ्रीकन पैट्रियट्स। ओके, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, लास्ट क्लास में पैसेज भी कराया था और पैसेज में बहुत अच्छा पैसेज था, मैंने आपको बोला था, राइट। तो नेल्सन मंडेला कह रहे थे, उन्होंने उसमें कहा था कि जब भी कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है तो वो किससे ग्रसित है, किस चीज ने उसको जकड़ रखा है, उसको किसी न किसी तरह के हीन भावना ने, घृणा ने जकड़ रखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा, ही मस्ट बी अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, नॉट ओनली ही, शी मस्ट बी ऑल्सो अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो किसी की स्वतंत्रता को छीनता है तो वो कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित होगा, है ना। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, ओके, अच्छा, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ, 1994 में इलेक्शन होता है और मंडेला जो है वो आपके क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, ठीक है, कहाँ के बनते हैं, साउथ अफ्रीका के पहले पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला को कितने साल तक जेल में रहना पड़ा था, ही वॉज डिटेन्ड फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों तक नेल्सन मंडेला जो थे वो जेल में रहे थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ओके, सो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला क्या बने थे, साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने थे। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, अच्छा, ये एक आपका अगला चैप्टर है कि फर्स्ट फ्लाइट नाम से एक चैप्टर है, उसका आपसे लेखक पूछ रहे हैं कि फर्स्ट फ्लाइट वाले चैप्टर के लेखक कौन है, लायाम ओ फ्लाहर्टी करके हैं, इन्होंने ही लिखा हुआ है आपका एक जो चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अगला क्वेश्चन पढ़े, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, अच्छा, एनीज डायरी वाला जो चैप्टर है आपका, ये उस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। एनी हमेशा अपने पास एक डायरी क्यों रखना चाहती थी भाई, क्योंकि एनी के पास ना कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था,
हम इंसानों को, नॉट ओनली इंसानों को, मैं कहूँगी एनिमल्स को भी प्यार की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से इंसानों को भी बच्चों दोस्त की, परिवार की ज़रूरत होती है, ताकि कई बार वो परेशान होता है, कई बार बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, अपने विचारों को किसी न किसी के सामने रखना होता है, तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब एनी जो थी अनफॉर्चुनेट थी बेचारी, क्योंकि उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, तो वो अपनी बातें किस में लिखती थी? डायरी में लिखती थी। सो शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। एनी के पास कोई भी करीबी दोस्त नहीं था, आप कह सकते हैं, या इतना अच्छा दोस्त नहीं था जिससे एनी डिस्कस कर सकती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आते हैं। In the summer of 1941, grandma had to, अच्छा सॉरी, ओके, सो 1941 की बात है, दादी जी क्या हो गई थी? शी फेल इल, दादी माँ बीमार पड़ गई थी, और उनका क्या हुआ था? ऑपरेशन हुआ था। सो इन द समर ऑफ 1941, ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महासिर इज अ लार्ज फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, तो महासिर कहाँ पे पाई जाती है? कावेरी नदी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन है, हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज सॉरी, हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम। तो राजवीर को असम में किसने इनवाइट किया था? प्रांजल ने इनवाइट किया था राजवीर को असम में। प्रांजल, ये जो वाला जो भाषा, जिस भाषा में लिखा है ना, ये बांग्ला भाषा में लिखा है बच्चों। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन। द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वेयर, गोवा के जो केक बनाने वाले, बन बनाने वाले, बिस्किट बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनको बेकर्स कहते हैं। बेक किया जाता है ना, ठीक है। तो गोवा के बेकर्स क्या पहनते थे? गोवा के बेकर्स एक कपड़ा पहनते थे जिसको कबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबाई कहा जाता है। द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर is inhabited by a proud race of martial men and beautiful women। तो ये आपका ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया वाला जो चैप्टर है, इसमें नेहरू जी बता रहे हैं कि मैसूर और मैंगलोर, कर्नाटक में जो लोग रहते हैं, वो किस में माहिर हैं बच्चों? वो मार्शल आर्ट में, कराटे में बहुत ज्यादा माहिर है। इनहेबिट का मतलब होता है कि वहां पर निवास करना। इनहेबिट का मतलब क्या होता है? निवास करना, किसी प्लेस पर रहना, किसी जगह पर रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, बैंकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल in the old days। So banking was indeed a profitable business in old days। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोधि धर्म, a Buddhist cut off his eyelids because, बोधि धर्म एक व्यक्ति हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उन्होंने अपनी पलकों को, ये जो ऊपर वाला होता है ये पलक होता है, तो उन्होंने अपनी पलकों को कट कर दिया था। भाई कट क्यों कर दिया था? ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के टाइम पर, मेडिटेशन एक अभ्यास होता है जिसमें आप अपने मस्तिष्क को कॉन्सेंट्रेट करने की, एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो मेडिटेशन पे बैठते थे तो उनको नींद आने लगती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पलकों को काट दिया, आईलिड्स को अपने कट कर दिया ताकि उनको नींद ना आए। इतने लेवल पर जाकर के आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, इतना पेन भी समटाइम्स फील करना पड़ता है, तब जाकर के आपको लाइफ में कुछ अचीव करने को मिलता है बच्चों। ठीक है, तो आपके जो क्लास के जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली जब आप हिंदी की बात करते हो या फिर इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो, तो ऑलवेज आपको मिलेगा कि इंस्पिरेशनल स्टोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ भी एक तपस्या है, और आप तपस्या ही कर करके आगे जाएंगे। हर एक इंसान अपनी लाइफ में तपस्या करता हो, तब जाकर के उसको कुछ मिलता है। एनीवे, अब आते हैं, जबकि बुद्धिस्ट फिलोसफीज के बिल्कुल इतर है, इच्छाएं ही कष्ट देती हैं, बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा था। ओके, सो फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है क्या? कि किसी चीज से आप दुश्मनी ले रहे हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि शत्रुता में हैं। सो फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, अगले एक दिन तक मिजबिल जो था, ना तो वो किसी से उसने लड़ाई करी, ना किसी से दुश्मनी ली, ना ही किसी के साथ वो फ्रेंडली रहा,
ना ही किसी से उसने दोस्ती की, ना ही किसी से उसने दुश्मनी की। ठीक है, अगला वल्ली जो आपका मैडम ऑन द बस वाला जो चैप्टर है उसमें एक छोटी सी लड़की रहती है वल्ली, जिसको बस से ट्रैवल करने का बहुत शौक रहता है। तो कितने साल की थी वल्ली? वल्ली वॉज 8 years old। कितने साल की थी? शी वॉज 8 years old। राइडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम वल्ली वॉज अ गर्ल ऑफ 8 years old। ठीक है, बस को चला रही थी भाई, बस को ड्राइव कर रही है वो, और उसकी एज कितनी है? 8 साल की है। अब आते हैं, ये आपका पोएट्री वाले जो पैसेज हैं बच्चों, उसमें से क्वेश्चन देखेंगे। पैसेज में से ही आपको क्वेश्चन देखना है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। ये आपका जो चैप्टर है बच्चों, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएट्री है। इसमें आपको ये बताते हैं कि किस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपनी जो इच्छाएं होती हैं, स्पेशली नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, उसके चलते अपना अच्छा, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं पर नेगेटिव थॉट की वजह से हम वो चीज़ों को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। तो वो अपने लाइफ का एक इंसिडेंट बताते हुए ऐसा लिखते हैं कि एक टाइम था जब मैं सैड था और मैं हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, तो अचानक से एक कौवा आता है और उस पेड़ पर बैठता है और उस हैमलॉक ट्री पर बहुत सारा आइस जो स्नो होता है, आइसिंग जो स्नो होता है वो पड़ा रहता है। तो जैसे ही कौवा जो है वो टहनी को हिलाता है तो जो स्नो है वो मेरे ऊपर भी गिर जाता है और मैं फिर अपने गहरे सोच से बाहर आता हूँ और मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं अपना पूरा टाइम इस नेगेटिव थॉट में बिताते चला जा रहा हूँ और मेरा पूरा समय बर्बाद हो जा रहा है, जबकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं इंजॉय कर सकता हूँ और ज़िंदगी को अच्छे से बिता सकता हूँ। तो इस तरीके से एक स्टोरी ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई थी। ओके, सो हु इज द पोएट ऑफ अबव लाइन्स? किन्होंने लिखा हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये स्टोरी लिखी हुई है। अ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाई, ये स्नो का जो स्नो के बर्फ के टुकड़े जो थे किसने गिराया था? तो कौवे ने गिराया हुआ था। बैठा कौन था? ट्री पर। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द हैमलॉक ट्री। द वे मीन्स, वे का मतलब क्या होता है? तरीका। ठीक है ना, जिस तरह से कौवे ने स्नो के डस्ट को उनके ऊपर गिराया हुआ था। तो ये क्या है? द वे का मतलब यहाँ पर क्या है? मेथड होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे वे का मतलब क्या है? आपका तरीके से हम बात कर रहे हैं, मेथड। ओके, सो फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप्ड? बर्फ जो था, बर्फ कहाँ से गिरी थी? एक पेड़ का नाम है, क्या है? हैमलॉक ट्री। सो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। अगला क्वेश्चन आते हैं। Who was sitting on the tree? ट्री पर कौन बैठा हुआ था? ट्री पर कौवा बैठा हुआ है, अ क्रो। Where was the poet standing? पोएट कहाँ था? यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ पर हैं? He is under a hemlock tree। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है भाई? पार्टिकल्स ऑफ स्नो की बात हो रही है, रेत की बात नहीं हो रही है, मिट्टी की बात नहीं हो रही है, पौधे की बात नहीं हो रही है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो की बात हो रही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, तो इसमें से हैमलॉक ट्री क्या है? हैमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री। हैमलॉक क्या होता है? एक जहरीला पेड़ होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो आग में समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि आइस, बर्फ, या आप कह सकते हो कि पानी में खत्म हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो इच्छाओं को, जो हमारी इच्छाएं हैं, इनका जब मैंने परीक्षण लिया, सो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों को फेवर कर रहा हूं, या मैं उन लोगों के पक्ष में हूं जो कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। अगर ये थोड़ा सा शायराना लग रहा हो तो मैं समझा देती हूँ कि ये पोएट्री क्या है। इस पोएट्री में सेम आपके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा हुआ है इस पोएम को, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करते 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 हम ख़त्म हो जाते हैं, हमारी डेथ हो जाती है, लेकिन
हमारी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त नहीं होती हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने अनडाइंग डिजायर के बारे में बात की हुई है। ओके, सो फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, तो ये कौन से उससे पोएम से लिया हुआ है? पोएम का नाम है फायर एंड आइस। आपकी कविता का नाम क्या है? फायर एंड आइस। अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम को किसने लिखा हुआ है? फायर एंड आइस वाले पोएम को लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। क्लास 10th में एंड क्लास 12th में दोनों ही बोर्ड के एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है बच्चों। और सेंट्रल आइडिया क्या होता है? बेसिकली आपको चैप्टर में क्या बताया गया है, इस चैप्टर को किसने लिखा हुआ है, क्या कहानी है, एक छोटा सा हार्डली 4 से 5 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो उस चैप्टर सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्या लिखना है कि एक आपको पता होना चाहिए चैप्टर का नाम और चैप्टर का राइटर, ऑथर कौन है, पोएट कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पोएट्री है, कविता है, तो आप पोएट लिखेंगे, अगर स्टोरी है तो आप राइटर या ऑथर लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द फ्रेज होल्ड विद मीन्स, यहाँ पर होल्ड विद का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा अग्री, है ना, आई होल्ड विद। तो यहाँ पर होल्ड विद का मतलब क्या होता है? अग्री होना, मैं उन लोगों से सहमत हूं जो फायर के पक्ष में है, जो आग के पक्ष में होते हैं। द कॉज ऑफ मैन्स डिस्ट्रक्शन, किसी भी व्यक्ति के डिस्ट्रक्शन का यानी कि उसके विनाश का कारण क्या होगा? डिजायर। क्या होगा? डिजायर। है कुछ यहाँ पे? अच्छा नहीं है, लस्ट होगा। क्या है? लस्ट भी एक डिजायर ही है, ठीक है ना, किसी चीज के बारे में इच्छा रखना, किसी चीज के लिए बहुत लालची हो जाना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर ऑफ अबव लाइन्स, किसने लिखा है भाई ये अब ऊपर के जो कविताएं लिखी हुई हैं, लाइन लिखी हुई है? ही इज द पोएट। कौन है? पोएट है ना। इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, स्पीकर के ओपिनियन में जो क्या कहते हैं दुनिया है वो, सॉरी जो दुनिया है वो किस में समाप्त हो जाएगा? तो स्पीकर के ओपिनियन में किस में समाप्त हो जाएगा? एक्चुअली आपकी किताब में फेवर कर रहा है ये आंसर, बट पोएट्री कह रही है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो अकॉर्डिंग टू द लाइन पोएट कह रहा है कि भाई जो लोग फायर को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनके पक्ष में हूं। तो मेरे हिसाब से आंसर आपका बी होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि दुनिया किस में खत्म हो जाएगी? सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ईदर फायर और स्नो। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ल्ड होल्ड हियर? होल्ड का मतलब यहाँ पे क्या करोगे? होल्ड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सपोर्ट। होल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? सपोर्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। एनीवे, सो व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? पोएट जो है वो फायर को किससे कंपेयर कर रहा है? ही इज कंपेयरिंग द फायर विद डिजायर से कंपेयर कर रहा है। किससे कंपेयर कर रहा है बच्चों? डिजायर से। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। He hears the last voice at night, ये जो चैप्टर है ये आपका टाइगर वाला जो चैप्टर है, आई गेस, हाँ, द टाइगर वाला जो चैप्टर है उससे है। तो ही हियर्स, ही वाला जो ये ही वर्ड है ना, ही जो प्रोनाउन है ये यहाँ पर टाइगर के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? टाइगर के लिए। सो द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पर टाइगर की बात हो रही है और टाइगर इस टाइम पर क्या है? एक चिड़ियाघर में कैद है। तो पोएट कह रहा है कि लास्ट मतलब रातों में वो दौड़ती हुई गाड़ियों की आवाज सुन रहा है और क्या कर रहा है? उसकी चमकती आंखों से वो किसको देख रहा है? आसमान में तारों को वो देख रहा है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा टाइगर के दृश्य को, मतलब बेसिकली उस टाइम पर टाइगर क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो किसने ये कविता लिखी है? सबसे पहला लाइन यही है। तो इस कविता को बच्चों लेस्ली नॉरिस ने लिखी हुई है। किसने लिखा हुआ है? लेस्ली नॉरिस ने लिखा हुआ है। ओके, सो व्हाट डज ही हियर एट नाइट? टाइगर जो है, जो चीता है, वो रात में क्या सुन रहा है? ही हियर्स द पेट्रोलिंग वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। ही स्टेयर्स एट, किसको देख रहा है? किसको घूर रहा है वो? ही स्टेयर्स एट द स्प्लेंडेड स्टार्स, चमकते हुए तारों को
देख रहा है। ही किसके लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर इस पोएम में ही टाइगर के लिए यूज हुआ है। द ट्रू कैमलिन The true camelin is a small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, taste the camelin you see. ये आपका Who Tell the Animal वाला जो पोएम है बच्चों, वहां से है ये आपका चैप्टर Who Tell the Animals. ओके, तो यहाँ पर गिरगिट की बात हो रही है। बेसिकली गिरगिट के बारे में बताया जा रहा है कि जो कैमलिन होता है, बेसिकली जो गिरगिट होता है वो उसका साइज कैसा होता है या दिखने में कैसा होता है, छिपकली के जैसा दिखने में होता है, जिसके पास ना तो कार होती है ना ही उसके पास पंख होता है। और जब आप किसी पेड़ पर जाएंगे, अगर आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको कौन दिखाई देगा, छिपकली दिखाई देगी। अगला चैप्टर क्वेश्चन देखते हैं। द कैमलिन हैज बीन कंपेयर्ड टू, कैमलिन को यहाँ पर किस जानवर के साथ में उसकी तुलना की गई है, कैमलिन की तुलना छिपकली से की गई है। सो अ लिजर्ड। Who composed the above lines? इसको लिखा हुआ है आपके वेल्स ने, कैरोलिन वेल्स ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है बच्चों, कैरोलिन वेल्स ने लिखा हुआ है। The camelin does not even have a single wing. उसके पास पंख भी नहीं है। कैमलिन इज नोन फॉर, कैमलिन किसके लिए जानी जाती है, चेंजिंग कलर्स, अपना रंग बदलने के लिए। गिरगिट के जैसे कलर मत बदलो, रंग मत बदलो बेसिकली। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज अ कैमलिन, कैमलिन क्या, कैमलिन इज अ लिजर्ड। कैमलिन एक प्रकार की क्या है बच्चों, लिजर्ड है, छिपकली है ना। व्हाट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, तो आपको क्या दिखाई देगा, गिरगिट। कौन दिखाई देगा, अगर आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन दिखाई देगा, गिरगिट दिखाई देगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली ये जो आपका पोएम है ना, उसको मैं बता देती हूँ। द बॉल नाम से है ये पोएम बच्चों, और इसमें जो राइटर है बेरीमैन कह रहे हैं कि एक छोटा सा लड़का होता है, देयर इज अ लिटिल चाइल्ड, तो वो जो लड़का होता है उसकी गेंद खो जाती है और फिर उसका सारा एक होता है कि ड्रीम या हैप्पीनेस उसकी चली जाती है और बहुत ज़्यादा लड़का सैड हो जाता है और वो डिमांड करता है, बॉल किस वाली, वो डिमांड करता है कि मेरी बॉल जो है, मुझे पुरानी वाली ही बॉल चाहिए, मुझे कोई नई बॉल नहीं चाहिए, ऐसा वो डिमांड करता है। तो एक बार को उसको ये जो बॉल होती है, उसकी जैसी भी बॉल होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है उस चीज़ को लेकर के। ऐसा हमारी भी लाइफ में होता है, जब कोई चीज़ हमारे बहुत क्लोज होती है और वो अगर हमसे दूर हो जाती है या चली जाती है या कुछ हो जाता है या हमें नहीं मिलता है, तो हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि लाइफ में अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। बट मैं इस पोएम को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों लाइफ इज़ अबाउट मूविंग ऑन। आप हमेशा लाइफ में आगे ही जाते रहेंगे एंड ऑफकोर्स कि आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी, पर आगे आने वाली लाइफ में आपको बहुत सारी बेहतर चीज़ें मिलती हैं एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स, राइट। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है एंड अभी आप इतने बड़े हो चुके हैं कि जो बातें मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आता रहे, क्योंकि आने वाला टाइम लाइफ आपको बहुत सारी चीज़ें देती है, तो आपको बस चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्टेंस ही होता है जो बहुत सारी चीज़ों को ईजी बना लेता है। तो आपकी लाइफ में अगर कभी भी कुछ ऐसा फेज आता है जो नेगेटिव है या थोड़ा सा परेशान करने वाला है, तो जस्ट एक्सेप्ट कि ठीक है, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। देयर इज समबडी हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, तो वो आप आगे वही ध्यान रखेगा और वही सब कुछ करता है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखिए। आपका एग्जाम है, एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि सोए रहो चुपचाप और पढ़ाई लिखाई मत करो और ठीक है अगर बैड रिजल्ट आ गया आपका तो आप सोचो कि ठीक है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वंस यू पुट योर एफर्ट्स, आप एक बार अपने सारे एफर्ट्स लगाइए, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर अगले प्रोसेस में लग जाइए, वापस से आप लग जाइए, ठीक है। आते हैं, बहुत सारी बातें मैं इस लेक्चर में एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स वाली बातें कर रही हूँ। खैर,
तो नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है कि जब लड़के की बॉल खो जाती है तो उसको लॉस का फील होता है, मतलब उसको बहुत दुख होता है कि मैं अब अपना बॉल खो चुका हूं, ऐसा उसको फील होता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स। तो ये कह रहा है कि इस दुनिया में हर कोई हर चीज क्या कर लेता है, अक्वायर कर लेता है, छीन लेता है। तो लोग क्या करेंगे, बॉल, मेरी बॉल को ले लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। फिर नई बॉल जब भी मेरी आएगी तो वो बॉल मेरी फिर से खो जाएगी, फिर दोबारा मैं नया बॉल लूंगा तो वो फिर से खो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप कोई चीज लेते हो या आप कोई चीज आपके क्लोज आती है, कोई चीज आपके पास रहती है, एक टाइम के बाद वो चली जाएगी, एंड चले जाना इज कंपल्सरी। ठीक है, तो इसीलिए इमोशंस जो हैं आपके, वो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज से लगाव रख करके, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज, इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो किसी भी चीज को बहुत टाइटली होल्ड करके मत रखो। ठीक है, आगे ये जो बात मैं बोल रही हूँ आपको आगे काम आएगा, आपको याद आएगा कि हाँ ठीक है, मतलब ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों, आपको ऐसा ज्ञान बहुत भर भर के मिलेगा यूट्यूब पर। तो अब मतलब यूट्यूब की दुनिया में या डिजिटल दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है कि आपको कोई ज्ञान न दे, बट हार्ड डिफिकल्ट तब हो जाता है जब आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। तो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इम्प्लीमेंट करने लग रहे हैं चीजों को, तब चीजें क्या हो जाएंगी, इजी होना शुरू हो जाती हैं। तो लड़का कह रहा है कि फिर से नया बॉल लूंगा फिर खो जाएगा, फिर नया बॉल लूंगा फिर खो जाएगा। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। किसी को खोई हुई चीज दोबारा नहीं मिलती है। एनीवे, तो ही हियर स्टैंड्स फॉर। ही किसके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, ही जो वर्ड है ये लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है। हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर रिफर्स टू। लड़का जो यहाँ पे ये एक सेंटेंस लिखा है ना, हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये क्या बता रहा है कि जो लड़का है नाउ ही विल फेस द लॉस। सो हाउ टू फेस द लॉस। हु कंपोज द अबव लाइन्स। किसने लिखा हुआ है, जॉन बैरीमैन ने लिखा हुआ है। इस कविता को किसने लिखा हुआ, जॉन बैरीमैन ने लिखा हुआ। द वर्ड पोजेशंस मीन्स, यहाँ पर पोजेशन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर पोजेशन का मतलब हो जाएगा आपका वेल्थ से मतलब हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल मैन। अच्छा सॉरी, द बॉल पोएम। द बॉल वाले पोएम को किसने लिखा हुआ है, दो बार आ गया है, जॉन बैरीमैन ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है, जॉन बैरीमैन ने लिखा हुआ है। अगले पैसेज पर आते हैं। द फॉग कम्स। अच्छा हाँ ठीक है, कार्ल स्टैनबर्ग। अच्छा ठीक है, चलो। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग, जस्ट अ सेकेंड, ओके। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. तो ये फॉग वाला चैप्टर है। फॉग नाम ही है पोएम का। पोएम का नाम क्या है, फॉग। ठीक है, फॉग का मतलब क्या होता है, बर्फ आप बोल सकते हो, जो कोहरा होता है, बेसिकली कोहरा। ठीक है, बर्फ से ढका हुआ पूरा एक घना सा होता है बादल, उसको हम कोहरा कहते हैं। तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो यहाँ पर बेसिकली कोहरे को ना एक बिल्ली से कंपेयर किया गया है कि जो कोहरा है वो छोटी सी बिल्ली की तरह पैर दबाते हुए आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और हार्बर सिटी पर पूरी तरह से
छा जाती है, घिर जाती है। ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन, कुछ देर तक रहती है यानी कि कुछ समय तक रहती है और फिर चली जाती है। ठंडे के मौसम के बारे में बात हो रही है। व्हाट डज इट रेफर्स टू इन द पोएम, तो इट का मतलब किसके लिए बोला गया है, इट का मतलब बोला गया है फॉग को रेफर किया गया है। हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आती है, लाइक अ लिटिल कैट, किसकी तरह आती है, छोटी सी बिल्ली की तरह पैर दबाते हुए आती है। जैसे बिल्ली जब चूहे को खाने जाती है तो पैर दबाते हुए आती है और पकड़ के लेके चली जाती है। सो वेयर डज द फॉग सिट्स ऑन, फॉग कहाँ पर बैठती है, हार्बर एंड सिटी पर बैठती है, ठीक है ना। द फॉग इज कंपेयर टू, फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, कैट से कंपेयर किया गया है। फॉग को किससे कंपेयर किया गया है बच्चों, कैट से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे जो ये फॉग को कंपेयर किया जा रहा है कैट से, तो इस पोएम में एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच को हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बोला जाता है चांद सा रोशन चेहरा बोला जाता है, तो चांद के जैसा चेहरा चमक रहा है, तो यहाँ पे भी कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, उसको हम बोलते हैं सिमिली, इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं, सिमिली इज अ आपका ये फिगर ऑफ स्पीच। इसमें क्या करते हो आप, एक चीज को दूसरे से कंपेयर करते हो, है ना, ठीक है। तो हिंदी में बहुत ज्यादा यूज होता है, इवन इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर हम किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीज से कंपेयर कर रहे हैं। फॉग को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, बिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं। जब भी आप किसी निर्जीव वस्तु को सजीवों की तरह ट्रीट करते हो, सजीवों की तरह आप उसको एक्सप्लेन करते हो, तो वहां पर एक आपका अलंकार इस्तेमाल होता है। उस अलंकार को हम कहते हैं बच्चों मानवीकरण करना, यानी कि आप उसको सजीव जैसा ट्रीट कर रहे हो। इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पर्सनिफिकेशन हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच आपका यूज हुआ है वो पर्सनिफिकेशन का है। आंसर में एक्चुअली ये दिया हुआ है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों आंसर एनालॉजी नहीं होगा। एनालॉजी जो होता है बच्चों, ये आप इसमें भी आप दो चीजों का एक साथ कंपैरिजन करते हो, लेकिन आप वहां पे एक पर्पस बताते हो कि आप क्यों दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। दो नॉन लिविंग चीजों को आप साथ में कंपेयर करते हो, ठीक है। जब आप किसी भी नॉन लिविंग चीज को सजीव की तरह, यानी कि जब किसी भी आप निर्जीव चीज को सजीव की तरह ट्रीट करने लगोगे, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। जब आप दो निर्जीव चीजों को एक साथ कंपेयर करते हैं और उसका एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं कि पर्पस होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो बोला जाता है कि लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू नेवर नो व्हाट यू विल गेट, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो जीवन है ये आपका एक चॉकलेट की बॉक्स की तरह है, कौन सा चॉकलेट आपको कब मिलेगा ये आप नहीं जानते हो। तो यहाँ पर एनालॉजी वाला आपका क्या कहते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये डिफरेंस आपको पता चल गया है, ठीक है ना। ओके, तो क्या स्पीच होगा, फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में कौन सा यूज हुआ है, पर्सनिफिकेशन का। अगला, नेम द पोएट ऑफ द, जो ये फॉग वाला चैप्टर है कौन से पोएट है, कार्ल स्टैंडबर्ग ने इसको लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है, कार्ल स्टैंडबर्ग ने लिखा हुआ है। आई गेस कि ये लास्ट है, यस ये लास्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका लास्ट था क्वेश्चन, और चैप्टर ओवर नहीं हुआ है अभी लेक्चर अभी और भी आएंगे। आई गेस 3-4 लेक्चर और आएंगे, और इसमें मैं आपका पूरा अनसीन पैसेज हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ग्रामर वाले पार्ट हो गए, मैं सब कुछ कराऊंगी। आप बस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और लेक्चर्स को देखते रहिए, और जो भी पॉजिटिव फीडबैक है वो आप लोग देते रहिए, ठीक है। अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आंसर करने की कोशिश करूंगी। अपना ख्याल रखिए, ठंडी आ गई है, बचाव करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और चलिए टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।